मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आवाज की तबाही। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसके शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। ध्वनि यानी आवाज के बगैर इस दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। संगीत की मधुर ध्वनि हमारे दिल को खुशी से भर देती है, लेकिन यही ध्वनि जब एक सीमा पार कर जाती है तो ये विनाशकारी भी हो जाती है। तेज संगीत सिर में दर्द पैदा करता है। रेल की तेज सीटी किसी को बहरा कर सकती है। सुपरसोनिक वायुयानों का धमाका खिड़कियों के शीशे तोड़ सकता है, और एक अति शक्तिशाली ध्वनि तरंग गगनचुंबी इमारतों को भी पल भर में धूल में मिला सकती है। ये विनाशकारी ध्वनि ऊर्जा जब किसी गलत हाथों में पड़ जाती है तो चारों तरफ फैल जाती है आवाज की तबाही। सुपर कमांडो ध्रुव, मेरे जीते दी तुम अपने गंदे मंसूबे कभी पूरे नहीं कर पाओगे ध्वनि राज, इसलिए तो तुमको मरना पड़ेगा सुपर कमांडो ध्रुव। मेरे हाथों में पराध्वनि की तरंगों की शक्ति है जो पहाड़ों को भी चूर चूर कर सकती है। तुम्हारे शरीर को तो मेरा एक ही बार पाउडर बनाकर हवा में बिखेर देगा। ये कहानी राजनगर यूनिवर्सिटी के साउंड रिसर्च सेंटर से शुरू हुई थी, जहां पर बत्तियां आज देर रात तक जल रही थी। जाते जाते मैं फिर कहूंगा कि आप एक महान वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर काले। तुम तो मुझे खामाखा बड़ा बनाए दे रहे हो पटेल। नहीं सर, आपने जिस अल्ट्रासोनिक गन का आविष्कार किया है उससे हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत हो जाएगी इसका अंदाजा आप नहीं लगा रहे हैं। आज से हम बगैर गोली बारूद खर्च किए किसी भी हमलावर का मुंह तोड़ सकते हैं। ये तो सच है पटेल, लेकिन मेरे असिस्टेंट होने के नाते इस सफलता का आधा श्रेय तुमको भी जाता है। कल जब मैं अल्ट्रासोनिक गन के दोनों मॉडल रक्षा मंत्री को भेंट करने जाऊंगा तब तुम भी मेरे साथ चलोगे। थैंक यू सर। गुड नाइट पटेल। आज रात मुझे ही लैब में ड्यूटी पर रहना है, लेकिन पहले जरा खाना खा लूं, बड़ी कस के भूख लगी है। इसके बाद ड्यूटी देने जाऊंगा। लेकिन ये देरी पटेल को काफी महंगी पड़ने वाली थी, क्योंकि उसी वक्त लैब के अंदर एक रहस्यमय आकृति दरवाजे से घुस रही थी। मैदान साफ है, पर यह तो मुझे पहले से ही मालूम था, और मुझे ये भी मालूम है कि दोनों अल्ट्रासोनिक गन के दोनों मॉडल कहाँ रखे हुए हैं। ये रहा छोटा मॉडल। वाह, मुझ पर एकदम फिट आया है। लगता है जैसे मेरे ही नाप लेकर इसे बनाया गया हो। अब अल्ट्रासोनिक गन का बड़ा मॉडल लेकर मैं रफू चक्कर। ए, कौन हो तुम? तुम यहां पर क्यों? तुम जरा जल्दी वापस आ गए। मेरा प्लान तो इन दोनों हथियारों को चुपचाप लेकर निकल जाने का था। तुम अपने होश में नहीं हो। ये अल्ट्रासोनिक यंत्र हमारे देश की अमानत है। इनको वापस रख दो और मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अब मेरे लिए इसको वापस रखना संभव नहीं है। इसके बाद मुझे सिर्फ एक चीज और चाहिए, नेशनल म्यूजियम से कोरखाब का हीरा। उसके बाद मुझे कोई भी नहीं रोक सकेगा। मेरा पूरा गैंग मेरा इंतजार कर रहा है। मैं तुमको यहां से जाने नहीं। ओह, तुम समझते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो मूर्ख, जबकि दोनों अल्ट्रासोनिक यंत्र मेरे कब्जे में है। इस वक्त मैं इसे अकेला नहीं रोक सकता। ओह, ये भाग रहा है। मैं दोनों मशीनों को लेकर इसके पीछे नहीं जा सकता। हेलो गिरजा, अभी अभी लैब से घुंघराले बालों वाला एक आदमी बाहर भागा है। उसका जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। उसको खत्म कर दो। समझ गया, काम हुआ समझिए। रात के इस वक्त राजनगर की सड़कें सुनसान थी और अधिकतर अपराधी घर के अंदर थे, क्योंकि ये वक्त ध्रुव की रात की गश्त का वक्त था। और इस वक्त वो जान बचाकर भाग रहे पटेल से कुछ ही दूरी पर था। यह आदमी रात के इस वक्त सड़क पर बेतहाशा क्यों भाग रहा है? जरूर कुछ गड़बड़। तभी पूरी सड़क तेज गति से आते एक ट्रक की हेडलाइटों से चमक उठी। घर्र, यह ट्रक ड्राइवर पिए हुए है क्या? पटेल पल भर में यह समझ गया कि इस तेज गति से आते ट्रक का क्या इरादा है। वो सड़क के किनारे की तरफ भागा, लेकिन ट्रक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आई!
और ध्रुव के कुछ कर पाने से पहले ट्रक अपना काम कर चुका था। ये क्या, ट्रक ने इसको जानबूझकर कुचला है और ट्रक पर नंबर प्लेट तक नहीं है। इस वक्त मैं इसका पीछा नहीं कर सकता क्योंकि अभी इस घायल आदमी को अस्पताल ले जाना ज्यादा जरूरी है। घबराओ मत, मैं अभी तुमको अस्पताल ले चलता हूँ। नेशनल म्यूजियम में चोरी, प्रोफेसर काली अल्ट्रासोनिक गन। ये तो मर गया। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, लेकिन ये घटना देखकर लगता है कि इसकी हत्या किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। ध्रुव को सही आभास हो रहा था क्योंकि नेशनल म्यूजियम में गार्ड तो ठिकाने लग गए, लेकिन म्यूजियम का दरवाजा कैसे खुलेगा? खुलेगा नहीं, टूटेगा। ऐसी मामूली चीजें अब मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। म्यूजियम के मजबूत द्वार से एक ध्वनि तरंग टकराई और पूरा दरवाजा कांपकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। अब बताओ, कहाँ है वो हीरा? कोरखाब के हीरे को रात में सुरक्षा के लिए इस सेफ में बंद कर दिया जाता है, इस खिलौने के अंदर। ऐसे खिलौने को तो मैं अपनी छींक से तोड़ देता हूँ। कोरखाब के हीरे की चोरी तुम्हारे लिए एक खेल जरूर हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में ये एक अपराध है। सुपर कमांडो ध्रुव, यहाँ पर खत्म कर दो इसको। गोलियों की तरतराहट से सुनसान म्यूजियम गूंज उठा, लेकिन ध्रुव अब अपने स्थान पर नहीं था। तर 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 तर, और इससे पहले कि बंदूकें दोबारा निशाना लगाने के लिए घूम पाती, ध्रुव ने सबके हाथों को खाली करा दिया। धाड़ ढिसुम तड़ाक, धाड़ तड़ाक। थोड़ी ही देर में सभी गुंडे फर्श पर पड़े दर्द से कर्रा रहे थे। अब तुम्हारा क्या इरादा है? शायद तुम भी मुझसे दो दो हाथ करना चाहोगे। इन भुनगों को हराकर ये मत समझो कि तुम ध्वनिराज से टक्कर ले सकोगे, क्योंकि तुम तो क्या, ध्वनिराज से दुनिया की कोई भी ताकत टकरा नहीं सकती। ध्वनिराज? तुम्हारे दिमाग में ये सवाल तो जरूर घूम रहा होगा कि म्यूजियम का मजबूत दरवाजा मैंने कैसे तोड़ा। वो दरवाजा मैंने ऐसे तोड़ा था, कड़ाक। उफ! ध्वनिराज के हाथों में उन भयंकर ध्वनि तरंगों की ताकत है जो पहाड़ को भी चूर चूर कर सकती है। तुम्हारे हाड़ मांस के शरीर को तो ये पाउडर बनाकर हवा में उड़ा देगी। ज्यादा घमंड अच्छा नहीं होता है ध्वनिराज। ऊंट कभी न कभी पहाड़ के नीचे जरूर आता है। इसकी ध्वनि तरंगे म्यूजियम के दुर्लभ चीजों को नष्ट कर रही है। अगर मैंने इसको तुरंत ना रोका तो ये म्यूजियम कबाड़ी बाजार बन जाएगा। घातक ध्वनि तरंगों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए ध्रुव ध्वनिराज के पास पहुंचा और एक ही सधे हुए वार से ध्वनिराज जमीन पर जा गिरा। ताड़! पलक झपकते ध्रुव ने ध्वनिराज के दोनों हाथों को अपने बूटों के नीचे दबा दिया। तो तुमसे दुनिया की कोई ताकत टकरा नहीं सकती ध्वनिराज। एक लड़ाई जीतने से युद्ध नहीं जीत लिया जाता ध्रुव। ध्वनिराज का हाथ कलाई से मुड़ा और उसमें से एक ध्वनि तरंग निकलकर ऊपर लटक रहे एक फानुस से टकराई। फानुस ठीक ध्रुव के सिर पर आ गिरा। छनाक! उठो काहिलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ध्वनिराज के एक ही वार से मजबूत लौकर टीन के पतले डिब्बे की तरह चूर चूर हो गया। कड़ाक! अंदर रखा कोरखाब का हीरा शैतान की आंख की तरह चमक रहा था। मिल गया, मिल गया। अब यहां से जाने से पहले इस लड़के का काम तमाम। वी 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 वी। ध्वनिराज, पुलिस, तो भागो। देखिए सर, म्यूजियम के टूटे दरवाजे से कुछ लोग भागते बाहर आ रहे हैं और वो नकाबपोश इन लुटेरों का मुखिया लग रहा है। ध्रुव की सूचना सही थी, पर अब ये हमारे पुलिस घेरे से बचकर भाग नहीं पाएंगे। कहना आसान है दरोगा, लेकिन करना बहुत मुश्किल। ध्वनिराज के हाथों से निकलकर एक भयानक शोर पूरे वातावरण में फैल गया। सिपाहियों के हाथ अपने हथियारों पर जाने के बजाय अपने कानों पर चले गए। टी! मेरे एहसान मानो दरोगा कि मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दे रहा हूँ बड़ाम, वरना तुम्हारा हाल भी तुम्हारी जीप जैसा होता। ये तो एक छोटा सा सैंपल था दरोगा। अब इस हीरे से मेरी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि पुलिस तो क्या,
मिलिट्री भी मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगी। हम फिर मिलेंगे दरोगा। और फिर डूब मरने की बात तो यह है कि ध्वनिराज मेरे होते हुए कोरखाब का हीरा चुरा कर ले गया। उदास होने की जरूरत नहीं है ध्रुव, तुमने तो कुछ देर उसका मुकाबला भी किया, लेकिन हम तो पल भर भी उसके सामने नहीं टिक पाए। ये पता चला कि ट्रक से कुचलकर मरने वाला वो आदमी कौन था अभी नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि सुबह होते होते उसकी शिनाख्त हो जाएगी और वहां से कहीं दूर कोरखाब का हीरा मेरी अल्ट्रासोनिक तोप में फिट हो गया है। अगर हम सीधे डायमंड मार्केट पर धावा बोलते तो ऐसे ना जाने कितने हीरे हमको मिल जाते ध्वनिराज, लेकिन कोरखाब का हीरा नहीं मिलता मूर्ख। इस हीरे में जो गुण है वो दुनिया के किसी और हीरे में नहीं है। अब तक मेरी अल्ट्रासोनिक तोप की ध्वनि तरंगे जरा सी भी घातक नहीं थी, लेकिन वे ही तरंगे जब इस हीरे से होकर निकलेंगी तो उसकी ताकत लाखों गुना बढ़ जाएगी। इतनी ज़्यादा कि तब मैं यहाँ पर बैठे बैठे कई किलोमीटर ऊपर हवा में उड़ रहे विमानों को भी मार गिरा सकता हूँ। तब तो अब हमको कोई नहीं रोक सकता सिवाय एक आदमी के, सुपर कमांडो ध्रुव के। मुझे उसको म्यूजियम में पहुंचने की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वहां आने से वो तुम लोगों को पहचान गया है। अब वो तुम लोगों की तलाश में जरूर निकलेगा और फिर शायद मुझ तक भी पहुंच जाएगा। तो फिर क्या होगा? घबराओ मत, ध्रुव का इंतजाम तो मैं कर दूंगा, एक लंबा इंतजाम। म्यूजियम में तो पुलिस के आने से उसे बचा लिया, पर जहां उसको मैं अब भेजूंगा वहां पर उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ मारने वाला होगा। ध्वनिराज का शक एकदम सही था। इंस्पेक्टर को मैंने एक बात नहीं बताई कि म्यूजियम में डकैती डालने वाले गैंग को मैं पहचान चुका हूँ। वो टाटो का गैंग था। पुलिस अपने तरीके से उनको कभी ढूंढ नहीं पाएगी, लेकिन मेरा तरीका पुलिस से जरा अलग है और मेरा तरीका कल सुबह से शुरू होगा। लेकिन अगली सुबह राजनगर विश्वविद्यालय के साउंड रिसर्च सेंटर में कमाल है, 9 बजने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो पटेल नजर आ रहा है और ना ही नायर। पटेल शायद लैब के अंदर ही। प्रोफेसर काले ने लैब का दरवाजा खोला। अंदर लैब अस्त व्यस्त पड़ी थी। ओ माय गॉड, पटेल कहीं नजर नहीं आ रहा है और मेरे दोनों अल्ट्रासोनिक यंत्र भी गायब है। मुझे तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए, और फिर अगर ये यंत्र किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ गया तो गजब हो जाएगा, क्योंकि इस यंत्र से ध्वनि तरंगों को इतना शक्तिशाली बनाया जा सकता है कि वे ध्वनि तरंगे एक इमारत को भी पलक झपकते नष्ट कर सकती हैं। इस यंत्र के बारे में आपके अलावा और कौन कौन जानता था? सिर्फ मेरे दोनों असिस्टेंट पटेल और नायर। इस समय उन दोनों का भी कहीं पता नहीं चल रहा है। ओह, मैं समझ गया। इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये तो पटेल है। इसको क्या हुआ? इसको कल रात किसी ने ट्रक से कुचलकर मार डाला। ओह माय गॉड। और नायर? उसका भी पता हम जल्द ही लगा लेंगे, और मेरा ख्याल है कि जहां पर वो है वहीं पर आपका अल्ट्रासोनिक यंत्र भी होगा। विश्वविद्यालय से बाहर निकलते समय ध्रुव को कुछ सवालों का जवाब मिल चुका था। तो ध्वनिराज को अल्ट्रासोनिक यंत्र इस जगह से मिला है, और उस यंत्र के बारे में जानने वाला एक आदमी नायर गायब है। अब मेरे कुछ और सवालों का जवाब मुझे टाटो के अड्डे से मिल सकता है। राजनगर के स्लम स्ट्रीट में सुबह जरा देर से शुरू होती है, क्योंकि रात भर यहाँ के निवासी ना जाने कितने गलत धंधों में व्यस्त रहते हैं। टाटो के अड्डे में रह रहे केस्टो के उठने का समय भी यही था, पर आज वो शायद अपना ही चेहरा देखकर उठा था। ब्लब ध्रुव, मुझे ये जानकर घोर आश्चर्य हुआ कि तुम दांत भी साफ करते हो। 4 चाहे महीने में सिर्फ एक बार ही करते हो। क्या कहना चाहते हो तुम? टाटो का पता? पर मुझे क्या मालूम कि टाटो कहाँ? पर मुझे मालूम है कि टाटो कल रात नेशनल म्यूजियम में डकैती डाल रहा था, और तुम उसके सबसे गहरे दोस्त हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त टाटो कहाँ पर है, और ये बात तुम मुझको अगले 2 मिनट के अंदर बताओगे, क्योंकि तुम 2 मिनट से ज़्यादा सांस नहीं रोक सकते। बुरक, बताता हूँ। टाटो अपने गैंग के साथ मान झील के गार्ड केबिन में छुपा हुआ है। टाटो ने मुझे यही बताने को कहा था।
याद रखना केस्टो, अगर तुम्हारी खबर गलत हुई तो मैं तुमको उसी झील में डुबा दूंगा। मान झील पुराने जमाने में राजनगर की शान थी, लेकिन आजकल धोबियों के अलावा इस झील के किनारे और कोई नहीं आता था। वो रहा गार्ड केबिन। अगर केस्टो सच बोल रहा था तो टाटो इसी के अंदर। पर बात पूरी सोच पाने से पहले ही ध्रुव की विचारधारा छिन्न भिन्न हो गई। छनाक, धाड़, आ इतना लंबा पैर! टाटो का पैर इतना लंबा तो नहीं है। टाटो जैसे कीड़े यूकलिप्टस का पैर दबाते हैं लौंडे। ध्रुव ने सिर उठाकर अपना हमलावर को देखना चाहा और उसका सिर ऊपर उठता ही चला गया। 9 फीट 2 इंच लंबे कद पर यूकलिप्टस नाम एकदम फिट बैठ रहा था। मैंने इस 20 तोले सोने की चेन के बदले तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट लिया है लड़के। और यूकलिप्टस अपना कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पूरा करता है। ध्रुव यूकलिप्टस की तरफ लपका। तड़ाक! लेकिन यूकलिप्टस की लंबी भुजाओं ने उसको बीच में ही रोक लिया और यूकलिप्टस की लंबी टांगों ने उसे एक बार फिर धराशायी कर दिया। ओह, इसकी लंबाई के कारण मैं इसके सिर तक नहीं पहुंच पा रहा हूं और इसके सिर तक पहुंचे बगैर मैं इस पर काबू नहीं पा सकता। इसलिए अब मुझे इसकी लंबाई का इस्तेमाल इसी के खिलाफ करना पड़ेगा। ध्रुव यूकलिप्टस के घूसे से बचने के लिए एक तरफ हटा और अगले ही पल बढ़े हुए हाथ पर कलाबाजी खाता हुआ ध्रुव का शरीर यूकलिप्टस के सिर तक पहुंच गया। तड़ाक! यूकलिप्टस लड़खड़ाया पर गिरा नहीं, बल्कि उसके दूसरे हाथ ने बिजली की तरह आगे बढ़कर ध्रुव को पकड़ लिया और पलक झपकते ध्रुव का शरीर जमीन से 13-14 फुट की ऊंचाई पर हवा में लटक रहा था। अब मैं तुझे इतनी जोर से नीचे पटकूंगा कि तेरे साथ साथ ये पत्थर तक कर्रा उठेंगे। यूकलिप्टस ने ध्रुव को नीचे पटकना चाहा, लेकिन उसी वक्त ध्रुव के पैर उसकी गर्दन पर कस गए और ध्रुव के एक ही झटके से यूकलिप्टस का शरीर जमीन पर गिरने के बाद गोल गोल घूमता हुआ झील में छपाक से जा गिरा। छपाक! अब मेरे पास अपनी योजना को बनाने के लिए थोड़ा वक्त है। यूकलिप्टस की ताकत उसकी लंबाई है, इसलिए अब मुझे भी अपनी लंबाई बढ़ानी होगी और एकदम से लंबा होने का तरीका इस वक्त सिर्फ एक ही है, ये बांस। धोबियों से मैं बाद में माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन इस वक्त मुझे इन बांसों की ज़्यादा ज़रूरत है। झील में गिरा यूकलिप्टस लंबे लंबे हाथों से तेजी से किनारे की तरफ बढ़ रहा था। तूने यूकलिप्टस को चुनौती देने की गुस्ताखी की है मच्छर, इसलिए अब मैं तुझे आसानी से नहीं बल्कि तड़पा तड़पा कर मारूंगा। कोशिश करो, पर यह जान लो कि अब तुम्हारी लंबाई तुम्हारे किसी काम की नहीं आ पाएगी यूकलिप्टस, क्योंकि अब मेरी और तुम्हारी लंबाई बराबर है। ताड़! और अब मेरे घूंसे तुम्हारे मुंह तक पहुंच सकते हैं। ध्रुव की लंबाई में अचानक हुए इस परिवर्तन से यूकलिप्टस संभल नहीं पाया। ढिसुम! और ध्रुव को यूकलिप्टस पर हावी होने का मौका मिल गया। ताड़! अब यूकलिप्टस, मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे पीछे तुमको किसने भेजा है, तो ये बताना मेरे उसूलों के खिलाफ है। यूकलिप्टस मर जाएगा लेकिन अपनी जुबान कभी नहीं खोलेगा। तो फिर तुम मर ही जाओ यूकलिप्टस। आई, रुक जाओ, बताता हूँ, मुझे ध्वनिराज ने भेजा है। ध्वनिराज कौन है वो, कहाँ रहता है वो? ये ध्रुव को हमारे अड्डे के बारे में बता देगा? कभी नहीं। मैंने इसको जो सोने की चेन दी है उसके लॉकेट में एक सोनिक बम लगा है और उस बम का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। बोल, ध्वनिराज का अड्डा कहाँ है? ध्वनिराज का अड्डा काल पर यूकलिप्टस की बात पूरी हो पाने से पहले ही कहीं पर एक बटन दबा और अगले ही पल 20 तोले सोने की चेन के साथ साथ भड़ाम, यूकलिप्टस का सिर भी टुकड़े टुकड़े हो गया। ओ, शायद इस चेन के लॉकेट में बम था। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ध्वनिराज का अड्डा? 1 मिनट। यूकलिप्टस के जूते में मिट्टी के साथ एक अजीब सा पौधा चिपका पड़ा है। शायद ये मुझे बता सके कि यूकलिप्टस कहाँ से आया था। ये लड़का तो बच गया ध्वनिराज, और हमको अपने एक महत्वपूर्ण आदमी से हाथ धोना पड़ा। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा और मैं एक तीर से 2 शिकार करूंगा, जिसमें ध्रुव के साथ साथ मेरे बारे में जानने वाला इकलौता आदमी प्रोफेसर काले भी खत्म हो जाएगा।
मेरी स्कीम ध्यान से सुनो। और कुछ देर बाद यूनिवर्सिटी गेट से बाहर निकल रहे प्रोफेसर काले को खतरे का जरा सा भी आभास नहीं था। वो आ रहा है टाटो, जबकि खतरा सिर पर आ पहुंचा था। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? पटेल को तुम लोगों ने ही गड़प मारा था क्या? इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।